हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजपूत राजवंश की उत्पत्ति, राजपूत राजवंश के बारे में। दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, तोमर वंश, गढ़वाल वंश, चौहान वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, सोलंकी वंश और सिंसोदिया वंश के बारे में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली व प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज था। इसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। कह रहा है कि मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली व प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज था। इसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। ठीक है, वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की थी। मिहिर भोज था, उसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, देखिए कह रहा है कि राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। राजशेखर जो थे प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते। ठीक है, इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 ईस्वी था। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? तो यशपाल था 1036 ईस्वी। ठीक है, दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंग पाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। ठीक है, दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंग पाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। ठीक है, दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंग पाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। ठीक है, प्रतिहारों की राजधानी क्रमशः भीनमाल, उज्जैन और कन्नौज में रही थी। प्रतिहार शासकों की राजधानी कहाँ कहाँ पर रही थी? तो भीनमाल, उज्जैन एवं कन्नौज में रही थी। और अब यात्री सुलेमान प्रतिहार राजा वत्सराज के शासनकाल में भारत आया था। और अब यात्री जो सुलेमान था वो प्रतिहार राजा वत्सराज के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, इसमें दिया नहीं है, नया ये लूसेंट में, दूसरा लूसेंट में ये सब दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे गढ़वाल राठौर राजवंश। ठीक है, कह रहा है कि गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी कहाँ थी? वाराणसी थी। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी कहाँ थी? वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। इसकी राजधानी कहाँ थी? वाराणसी थी। ठीक है, इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। ये गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। ठीक है, जिसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी राजकुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जीर्ण विहार बनवाई थी। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जीर्ण विहार बनवाई थी। गोविंद चंद्र की जो एक रानी थी कुमार देवी, सारनाथ में धर्मचक्र जीर्ण विहार बनवाई थी। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। पृथ्वीराज जो तृतीय था, स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। ठीक है, गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद था, जिसे गोरी ने 1194 के चंदवार युद्ध में मार डाला था। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गोरी ने 1194 चंदवार का युद्ध कब हुआ था? 1194 में मोहम्मद गौरी और
गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें जयचंद की पराजय हुई थी। ठीक है, अब देखिए एक बार शुरू से हम लोग देख ले रहे हैं। देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने हराया था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने हराया था। ठीक है, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज था। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज में। और मिहिर भोज विष्णु भक्त था, उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, अपना राजधानी कन्नौज में बनाया था और वह विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। राजशेखर जो थे वो प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम अंतिम राजा कौन था? यशपाल था। 1036 ईस्वी। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? यशपाल था। 1036 ईस्वी। प्रतिहारों की राजधानी क्रमशः भीनमाल, उज्जैन, कन्नौज में रही थी। अरब यात्री सुलेमान जो था वो प्रतिहार राजा वत्सराज के शासनकाल में भारत आया था। अरब यात्री सुलेमान जो था प्रतिहार राजा वत्सराज के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और हम लोग ये वाला पढ़ ही लिए। अब गढ़वाल वंश रिवाइज कर ले रहे हैं। ठीक है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव था। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। इसकी राजधानी कहाँ थी? वाराणसी थी। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था, इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? गोविंद चंद्र था। गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर जो था शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड विद्वान पंडित था, जिसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई थी। गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई थी। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। ठीक है, गढ़वाल वंश का अंतिम राजा जयचंद था, जिसे गोरी ने 1194 के चंदवार युद्ध में मार डाला था। गढ़वाल वंश का अंतिम राजा जयचंद था, जिसे गोरी ने 1194 के चंदवार युद्ध में मार डाला था। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे चहमान या चौहान वंश। हम लोग पढ़ेंगे चहमान या चौहान वंश। ठीक है, देखिए चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र थी। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र थी। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। इस वंश का प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र थी। बाद में अजय राय द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया था। बाद में अजय राय द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, कह रहा है कि चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अणुराज था के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विसल देव हुआ था। ठीक है, चौहान या चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक अणुराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विसल देव 1153 से 1163 ईस्वी हुआ था, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? तो विग्रहराज चतुर्थ विसल देव, जिसने हरिकेली नामक ग्रंथ की रचना संस्कृत नाटक की रचना की। ठीक है, सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। सोमदेव कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। उन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। 28 दिन का झोपड़ा नामक मौजी शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। 28 दिन का झोपड़ा जो था वो नामक मौजी जो शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। 28 दिन का झोपड़ा नामक मौजी शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का चौहान वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज राजस्व पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंद्रवरदाई
पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। ठीक है, चंद्रवर्धाई पृथ्वीराज अशोक चंद्रवर्धाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। चंद्रवर्धाई कौन था? तो वो राजकवि था पृथ्वीराज तृतीय का, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर कौन बनवाया था? पृथ्वीराज तृतीय ने। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय और गौरी की हार हुई थी। ठीक है, तराइन के द्वितीय 1192 में हुआ था, जिसमें गौरी की विजय और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। ठीक है, तराइन के तृतीय युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे इसको। कह रहा है चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? अक्षत्र थी। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? अक्षत्र थी। बाद में अजयराय द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया था। बाद में अजयराय द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ये चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अणुराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव हुआ था, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। ठीक है, सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। चंद्रवर्धाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। चंद्रवर्धाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवर्धाई। ठीक है, कह रहा है कि रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। ठीक है, और परमार वंश हम देखेंगे। ठीक है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राय था, जिसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन थी। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राय था, जिसकी राजधानी धारा नगरी प्राचीन राजधानी उज्जैन थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। नैषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष व प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। नैषधीय चरित्र के लेखक कौन थे? श्रीहर्ष। और प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे? मेरुतुंग थे। ठीक है, राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे थे। भोजकृत युक्तिकल्प तरूप में वस्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख किया गया। ठीक है, राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्तिकल्प तरूप में वस्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख किया गया। ठीक है, नवसाहसाटक चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय और धनिक हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। ठीक है, नवसाहसक चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक हलायुध
और अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। ठीक है। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। राजा भोज किस उपाधि से विभूषित थे? तो कविराज की उपाधि से। ठीक है। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। सरस्वती मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारण नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। राजा भोज के शासनकाल में धारण नगरी विद्या व विद्वानों की प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। भोजपुर नगर की स्थापना किसने किया था? राजा भोज ने किया था। भोजपुर नगर की स्थापना किसने किया था? राजा भोज ने। ठीक है। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चौहान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान और उल्लू खान ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चौहान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान और उल्लू खान ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे चंदेल वंश। ठीक है। हमने देखी यहाँ पे चंदेल वंश कह रहा है कि चंदेल वंश प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ था। ठीक है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जोजाक भुक्ति है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? जोजाक भुक्ति। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननुक था। 831 ईस्वी। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननुक था। 831 ईस्वी। इसकी राजधानी खजुराहो थी। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो थी। प्रारंभ इसकी राजधानी कालिंजर महोबा में थी। देखिए, चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। प्रारंभ इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कालिंजर महोबा में थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित कर लिया था। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित की थी। ठीक है। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी राजा यशोवर्मन था। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी राजा कौन था? यशोवर्मन था। चंदेल वंश का स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था। यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था। उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की थी। यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण कर प्रतिहार देवपाल को हराया था तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की थी। ठीक है। धंग ने जिननाथ कह रहा है कि धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। धंग ने गंगा जमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। धंग जो था गंगा जमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। ठीक है। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। उन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मित्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया था। ठीक है। अलाउद्दौला नामक दो सेनानायक परमदिदेव के दरबार में रहते थे। अलाउद्दौला नामक दो सेनानायक परमदिदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी।
अलाउद्दौला नामक दो सेना नायक परमदिदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। ठीक है। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमदिदेव ने 1202 ईस्वी में चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमदिदेव थे ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस पर उनके मंत्री अजय देव ने उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमदिदेव था। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस पर उनके मंत्री अजय देव ने उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सोलंकी अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। ठीक है, सोलंकी वंश के बारे में कह रहा है। सोलंकी वंश का संस्था मूल राज प्रथम था। इसकी राजधानी कहाँ थी? अनिलवाड़ थी। मूल राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूल राज प्रथम था। इसकी राजधानी कहाँ थी? अनिलवाड़ थी। मूल राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का एक प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक अजय सिंह सिद्धराज था। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? अजय सिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। ठीक है। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। ठीक है। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों को गजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी। कह रहा है कि माउंट आबू पर्वत कहाँ पर? राजस्थान में एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां की स्थापना की थी। ठीक है। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिद्धराज में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण कौन किया था? तो जयसिंह सिद्धराज ने किया था। ठीक है। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। ठीक है। कह रहा है कि सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। सोलंकी शासक जो था कुमारपाल जैन मतानुयायी था। जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय। कह देगा सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भीम द्वितीय। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय। भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बंघेल वंश की स्थापना की थी। भीम द्वितीय के सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बंघेल वंश की स्थापना की थी। ठीक है। भीम द्वितीय के सामंत लवण प्रसाद ने बघेल पाल गुर्जर ये सब आता है सब। भीम द्वितीय के सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बंघेल वंश की स्थापना की थी। ठीक है। बघेल वंश कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। कह रहा है कि बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक। कह रहे गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो बघेल वंश का कर्ण द्वितीय था। कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। अब देखिए कलचुरी छेदी राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कोकल था। इसकी राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। इसकी राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का शक्तिशाली शासक गंगेदेव था। कलचुरी वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? देखिए कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कोकल था। इसकी राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। इसकी राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? गंगेदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कलचुरी वंश का शक्तिशाली शासक गंगेदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने से के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया था। ठीक है। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। इसकी राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगेदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात
इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया था। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था, इसकी राजधानी कहाँ त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश एक शक्तिशाली शासक गंगेदेव था। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगेदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया था। ठीक है। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? कर्णदेव था। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? कर्णदेव था जी, जिसने कालिंग पर विजय प्राप्त कर त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। प्रसिद्ध कविराज शेखर कलचुरी के दरबार में रहते थे। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त कर त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध कवि जो थे राजशेखर कलचुरी के दरबार में रहते थे। ठीक है। अब देखिए हम लोग सिंसोदिया वंश के बारे में जानते हैं। सिंसोदिया वंश सिंसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। सिंसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़ में थी। सिंसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते। मेवाड़ की राजधानी कहाँ पर थी? चित्तौड़ में थी। अपने विजय को उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। अपने विजय को उपलक्ष्य में विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ राजस्थान में। ठीक है। विजय स्तंभ का निर्माण अपनी विजय को उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। अपनी विजय को उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कराया। खतौली का युद्ध 1518 में राणा संगा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है। खतौली का युद्ध 1518 में राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खतौली का 1518 में राणा संगा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर हम लोग क्लास को खत्म करते हैं। अगला क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत स्टार्ट करेंगे। यहीं पे प्राचीन भारत यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है। अगला क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत स्टार्ट करेंगे। ठीक है।